हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान ज्योग्राफी की अगली कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की अपवाह प्रणाली। देखो, मैसेज आ रहे थे सर नदियों के टॉपिक डालो, तो रोज़ एक एक नदी के टॉपिक हम डालते रहेंगे। मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे किस प्रकार से नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किस प्रकार से प्रवाहित होती हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से बांध हैं, क्या आकृतियाँ हमें प्राप्त होती। सबसे पहले देखें अपवाह शब्द क्या है, अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह का आशय होता है प्रवाह है या बहना। जब जल बहता है या जल का बहना या जल का प्रवाह है, वो क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। देखो, मुख्यतः जब जल हम पढ़ते हैं तो जल हमें दो रूप में प्राप्त होता है, एक तो भूमिगत जल और एक सतही जल। सतही जल और भूमिगत जल, ये दो प्रकार का प्राप्त है। जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ये सभी कौन से जल के स्रोत हैं, सतही जल के स्रोत हैं। इसी प्रकार हम देखें जैसे कुएं, नलकूप, ये किस जल के स्रोत हैं, ये भूमिगत जल के स्रोत हैं। अब देखो, राजस्थान में हम नदियों को देखें, राजस्थान में हम सतही जल देखें तो सतही जल के रूप में नदियां, झीलें हमें प्राप्त होती हैं। और किस प्रकार से राजस्थान में जल प्रवाहित होता है, राजस्थान के अपवाह को कितने भागों में विभक्त किया गया है। देखो, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। अर्थात इस अरावली पर्वतमाला के पूर्व की जो नदी है, जो इसके पूर्व में प्रवाहित होती है, वह नदी अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। और जो इसके पश्चिम में प्रवाहित होती हैं, वो नदियां अपना जल गिराती हैं अरब सागर में। हालांकि एक अपवाद है, जो पूर्व में प्रवाहित होने के बावजूद भी अरब सागर में जल ले जाती है, वो अपवाद कौन सी आती है, माही नदी आती है। ये क्या है, एक अपवाद है, जो पूर्व में प्रवाहित होने के बावजूद अपना जल है वो अरब सागर में गिराती है। बाकी पूर्व में जो प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और पश्चिम में जो प्रवाहित होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो अरावली ने राजस्थान के जल को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह है और एक अरब सागरीय अपवाह है। और एक अपवाह और राजस्थान में प्राप्त होता है, उसे आप कह सकते हैं आंतरिक अपवाह। तो राजस्थान के अपवाह को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है, राजस्थान के अपवाह प्रणाली को 3 भागों में विभक्त किया गया है। देखो, वो 3 भाग कौन कौन से हैं। एक भाग आता है, उसका नाम आता है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र। दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और तीसरी प्रणाली आती है, उसका नाम आता है अरब सागरीय अपवाह प्रणाली। अरब सागरीय अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र। ये 3 रूप से राजस्थान में जल प्रवाहित होता है, नदियां प्रवाहित होती हैं। अब देखो, मान लीजिए 100% जो जल है उसका, देखो भारत के कुल जल का, भारत के कुल जल का, हम जो कुल सतही जल है उसमें हम देखें तो कितना प्राप्त होता है। भारत के कुल जल का सतही जल राजस्थान में कितना है और भूमिगत जल कितना है। जो सतही जल है वो है 1.16%, और जो भूमिगत जल है वो है 1.6%। ये राजस्थान के पास जल है
भारत के कुल जल का। जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल का हम भूमि देखें तो कुल क्षेत्रफल की भूमि हमारे पास है 10.41%, और यदि हम जनसंख्या देखें तो हमारे पास जनसंख्या है 5.6%। 5.5% जनसंख्या हम वहन कर रहे हैं, 10.5% क्षेत्रफल हमारे पास है, परंतु जल हमारे पास मात्र 1% संपूर्ण भारत का है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में जल की समस्या वो गंभीर है, जल बहुत ही कम हमारे पास है। अब राजस्थान में जो कुल नदियां प्रवाहित होती हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रवाह किस प्रणाली में है? देखो, राजस्थान के कुल जल का लगभग 60% भाग है वो आंतरिक अपवाह में प्रवाहित होता है। उसके बाद देखें लगभग 23 पॉइंट समथिंग या 23% मान सकते हैं, कहीं कहीं आपको 24% भी प्राप्त हो सकता है। 23 या 24% जल है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है, और लगभग 17% या 16% जल है वो अरब सागरीय अपवाह प्रणाली के अंतर्गत प्रवाहित होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या कारण है कि राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है? उसके पीछे देखो रीजन क्या है। उसके पीछे पहला रीजन, राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की नदियां हैं उनका जल स्रोत क्या है? वर्षा। और राजस्थान में वर्षा की मात्रा क्या है? कम है। वर्षा कम होती है इसलिए नदियों में जल की मात्रा प्रचुर नहीं होती है। दूसरा देखिए, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है, और मरुस्थल है उसमें बालुका मिट्टी पाई जाती है। बालुका मिट्टी है वो जल को सोख लेती है, ये सोखने में तेज है। क्यों? कण मोटे होते हैं, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है दो कणों के मध्य, ये जल्दी से सोख लेती है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र बड़ा पाया जाता है, विस्तृत पाया जाता है। अब देखो, हमें क्वेश्चन पूछा जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछे जाते हैं, कोई एक नदी का नाम दे दिया जाएगा आंतरिक अपवाह की। 3 नदी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की दे दी जाएगी, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी है? या एक 3 इन 2 से एक इसकी, या फिर एक इसकी 3 इनकी नदी देकर हमें अपवाह के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें यह नॉलेज होना चाहिए कि कौन से अपवाह में कौन सी नदी है, राजस्थान में कौन सी नदी है वो अपना जल कहाँ गिराती है। आंतरिक अपवाह का से राजस्थान या राजस्थान के आसपास के भूभाग से जो नदी निकलती है वह राजस्थान या राजस्थान के आसपास के भूभाग में समाप्त हो जाती है, किसी भी अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, उसको आंतरिक अपवाह कहेंगे। जो राजस्थान या आसपास के भाग से प्रवाहित होती हुई, राजस्थान से प्रवाहित होती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में किसी भी नदी के माध्यम से, चाहे सीधी न जाए, किसी नदी के माध्यम से जल गिरे, उसे बंगाल की खाड़ी कहेंगे। और जो नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है उसे अरब सागरीय अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखो, हम इस अपवाह प्रणालियों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में आएगी, कौन सी नदी अरब सागर में आएगी, और कौन सी नदी आंतरिक अपवाह में मानी जाएगी। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी नदियां हैं जिनको हमें कहाँ किस प्रकार से पढ़ना है। आपको 2 अपवाह पढ़ लोगे तो तीसरी ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। आप सबसे पहले देखो, हम जैसे पढ़े बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी की नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनको एक पंक्ति से हम याद कर सकते हैं। पंक्ति का नाम आता है गमच काको। गमच काको खबाब में बंगाल गयो। गमच काको खबाब में बंगाल गयो। अब देखो कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। जैसे सबसे पहले है गम, गम से बनता है गंभीरी, गम से बन गया गंभीरी नदी है वो। फिर चाय से बन गया चंबल, चाय से बन गया चंबल। का से बन गया काली सिंध, और को से बन गया कोठारी।
ख से बन गया खारी। याद रखना खारी नदी है तीनों अफवाह में आती है, अरब सागर में भी आती है, बंगाल की खाड़ी में भी आती है और आंतरिक अफवाह में। आंतरिक अफवाह में देखो एक खारी तो सामर झील में गिरती है, एक खारी लूणी की सहायिका जो सिरोही में शेरगांव की पहाड़ी से चोटी से निकलती है। अरब सागरीय में हम देखें तो अरब सागर में लूणी की सहायक हो गई, आंतरिक अफवाह में सामर झील में गिर गई, और बंगाल की खाड़ी में देखें तो ये बनास की सहायक है खारी जो राजसमंद जिले से निकलती है, बिजराल ग्राम की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद देखो बा से ब्राह्मणी, ब्रा से ब्राह्मणी और बै से बनास, बै से बनास और मे से मेनाल। ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। अब देखो बंगाल की खाड़ी में ये तो मुख्य नदियां हैं, इनकी कोई सहायक है वो तो है ही है, ये मुख्य नदियां हैं जो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में किसी नदियों के माध्यम से अपना जल ले जाने का कार्य करती हैं। तो पंक्ति याद रह सकती है, गमच काको, काको चाचा को कहते हैं, काका को कहते हैं, काका का नाम हो गया गमच। खवाब शौपन होता है, मैं बंगाल गयो, शौपन में व्यक्ति बंगाल कहीं भी जा सकता है, ये तो बंगाल है अमेरिका भी जा सकता है शौपन में, तो पंक्ति याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी। गमच काको खवाब में बंगाल गयो, इससे जो नदियां होंगी वो सभी कहाँ गिर जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। इसी प्रकार देखिए अरब सागरीय नदियां, अरब सागरीय नदियां, अरब सागरीय नदियां हैं उसके लिए शॉर्टकट बहुत ही सुंदर है। जैसे सोजा सासुमा पल्लू जमाई अरब गयो, सोजा सासुमा पल्लू जमाई अरब गयो। अब इस पंक्ति में जो भी नदियां आएंगी उन सभी नदियों को हम अरब सागरीय नदियां कह सकते हैं। जैसे सो से नदी बनेगी उसका नाम आएगा सोम नदी, जा से आता है जाखम नदी, सा से आता है साबरमती नदी, सू से आता है सूकड़ी, मा से आता है माही, पै से आता है पश्चिमी बनास, बनास उसमें है और पश्चिमी बनास इसमें है, पश्चिमी बनास, और लू से आता है लूणी, और जवाई से आता है जवाई नदी। ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में अपना जल गिराने का कार्य करती हैं। तो देखो आराम से याद हो जाएगा, सोजा सासुमा पल्लू जुमाई अरब गयो, तो सो से सोम जो उदयपुर से बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, जाखम प्रतापगढ़ की छोटी सादरी से निकलती है, साबरमती उदयपुर के कोटड़ी से निकलती है, सूकड़ी जालोर पाली की सीमा से निकलती है, माही मध्य प्रदेश मेहत झील से निकलती है, पश्चिमी बनास नया सनवाड़ा सिरोही से निकलती है, लूणी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, और जवाई पाली के बाली तहसील की गोरा ग्राम से निकलती हैं। सभी नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराने का कार्य करती हैं। अब देखो इसके अलावा एक अपवाह तंत्र बच गया, वो अपवाह तंत्र कौन सा है? वो है आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह। और आंतरिक अपवाह किसे कहेंगे? आंतरिक अपवाह वे नदियां जो न तो अरब सागर में जल गिराती हैं और न ही बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, यहीं प्रवाहित होकर मरुस्थली भाग में कहीं विलुप्त हो जाती हैं, उन्हें आंतरिक अपवाह की नदियां कहा जाता है। अब देखो कौन कौन सी नदियां हैं, इन दोनों के अलावा जो शेष बच गई वो किस में आ जाएंगी? आंतरिक अपवाह में आ जाएगी। जैसे घग्गर, देखो घग्गर मूलतः है राजस्थान से बाहर हिमाचल से कालका की पहाड़ी से निकलती है, वह राजस्थान की वह आंतरिक नदी
जो राजस्थान से बाहर उद्गम होता है सबसे लंबी के रूप में आती है, 465 किलोमीटर लंबाई आती है, राजस्थान से बाहर इसका उद्गम होता है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है घग्गर नदी। घग्गर के बाद में देखिए कांतली नदी, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि देखो 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, राजस्थान में इसके भी लगभग 100 किलोमीटर लंबाई है, परंतु राजस्थान में उद्गम राजस्थान में विलय कांतली का होता है, राजस्थान से बाहर उद्गम होता है घग्गर का। इसके बाद आता है मसूरदी। मसूरदी नदी है, इसे ही दूसरा नाम आता है कांकड़नी। ये जैसलमेर की प्रमुख नदी है, आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी भी ये मानी जाती है, 3 अवस्था में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगली देखिए कांकड़नी के बाद में 4 नदी ऐसी हैं जो सांबर झील में गिरती हैं। सांबर झील में गिरने वाली 4 नदियां कौन सी हैं? रूपनगढ़ का मेंढा खारी में खड़ा, अर्थात रूपनगढ़, मेंढा या मेंथा, खारी और खंडेल, ये 4 नदियां हैं। इन चारों को अभी केंद्रीय अपवाह का भी उदाहरण कह सकते हैं हम। राजस्थान में अभी केंद्रीय अपवाह का सबसे बड़ा उदाहरण मान सकते हैं। चारों ही सांबर झील में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? सांबर झील में गिरती हैं, आंतरिक अपवाह की नदियां मानी जाती हैं। इसके अलावा देखिए घग्गर, कांतली, मसूरदी, कांकड़नी, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी है, भरतपुर अलवर से प्रवाहित होती है। रूपारेल के अलावा हम देखें अमीना शाह का नाला, जयपुर की लाइफलाइन, अमीना शाह का नाला। एक आती है साबी नदी, जिसे मुगल काल में दिल्ली ले जाने का प्रयास किया था। इसके संबंध में कहावत आती है, न मैं दिल्ली जाऊं ना मैं साबी कहलाऊं, बहुत बार पूछी जाती है, साबी नदी आती है। इसके अलावा एक नदी ऐसी है जो प्राचीन काल में बनास बंगाल की खाड़ी में आती थी और वर्तमान में वो आंतरिक अपवाह में आती है, उसका नाम आता है बाणगंगा, क्योंकि ये पहले यमुना में जल गिराती थी। आजकल ये यमुना से पहले ये विलुप्त हो जाती है। इसका एक दूसरा नाम और प्रचलित हो गया है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नाम आता है रुंडित सरिता, बहुत बार पूछा जाता है। रुंडित सरिता कैसे कहते हैं? तो बाणगंगा के नाम से जानी जाती है, उसको रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर, कांतली, मसूरदी, कांकड़नी, रूपारेल, अमीना शाह का नाला, साबी, बाणगंगा और रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेल, ये सभी वे नदियां हैं जो राजस्थान के किसी भूभाग यहीं से प्रवाहित होती हैं और प्रवाहित होने के बाद और यहीं कहीं विलुप्त हो जाती हैं। उन सभी को हम आंतरिक अपवाह की नदियों के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गई हमारी अपवाह प्रणाली की विभिन्न नदियां। अब हम एक एक नदियों को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, अलग अलग नदियां पढ़ेंगे।